जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम यूरोप महाद्वीप से संबंधित जितनी भी पर्वत और यहाँ की जो नदियाँ प्रमुख हैं और यहाँ के जो नदियों के उद्गम स्थल और मुहाने और इसी के साथ नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के विषय में देखेंगे। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने यूरोप से संबंधित जितने भी महासागर और जितने सागर और जितनी जल संधियाँ थी उनको देखा था। यदि आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूरोप नाम से जितने भी प्ले लिस्ट में बनी हुई वीडियो पड़ी होंगी वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस प्रारंभ करते हैं यहीं से, हम समय जाया ना करते हुए। तो जैसा कि ये हो गया यूरोप महाद्वीप और इसके विषय में हम सब जानते हैं कि ये एशिया से यूराल पर्वत, इधर कैस्पियन सागर और यहाँ पे काकेशस पर्वत, 1 सेकेंड, ये हो गया आपका यूराल पर्वत, ये कैस्पियन सागर हो गया और काकेशस जो पर्वत श्रेणी है इसके साथ ब्लैक सी इन जगहों से एशिया से अलग होता है। और एशिया के बाद अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे जिब्राल्टर चलती है जो कि भूमध्य सागर और इधर आपस में इसको जोड़ती है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। तो ये हो गया जिब्राल्टर जल संधि जो कि अफ्रीका से यूरोप को अलग करती है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे देखी थी 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी मैप में कटा हुआ है, यहाँ पे डेनमार्क जल संधि है जो कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी। स्कैंडिनेविया जो पर्वत है यहाँ पे ये हो गया आपका स्वीडन और नार्वे ये हो गया इधर, नार्वे और स्वीडन की मध्य अवस्थित है, ये नार्वे हो गया और एक इस प्रकार ये स्वीडन हो गया। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गोल्ड होपिनगेन, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप गोल्ड होपिनगेन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों ये जो पर्वत श्रेणी है ये लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नार्वे में स्थित है एक नाविक नाम की गोल्ड जो मतलब लौह अयस्क है, और इसके साथ किरुना जो कि स्वीडन में अवस्थित है। किरुना और नाविक यहाँ पे लौह अयस्क की प्रमुख अयस्क खाने हैं। तो ये हो गया। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं पेनाइन पर्वत रेंज। ये पेनाइन पर्वत श्रेणी है जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फैली हुई है। यहाँ पे ये स्कॉटलैंड हो गया और ये पूरा हो गया इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फैली हुई है जो कि एक बृहद पर्वत श्रेणी है। और इसी में ग्रेट ब्रिटेन द्वीप ये सबसे लंबी श्रेणी भी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप किसको मिला के कहते हैं, यहाँ पे हो गया आपका ये उत्तरी आइसलैंड और इसी के साथ उत्तरी आयरलैंड और ये जो सभी द्वीप हैं ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर ये जो बनता है ये हो गया हमारा ब्रिटिश द्वीप समूह। यहाँ पे है वेल्स, 1 सेकेंड, ये है वेल्स, स्कॉटलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये इंग्लैंड और यहाँ उत्तरी आयरलैंड इनको मिलाकर बन गया पूरा ये ब्रिटिश द्वीप समूह। अगला देखते, यहीं पे हम एक और पर्वत श्रेणी देखते हैं स्कॉटलैंड में, ग्रापियस पर्वत श्रेणी जो कि स्कॉटलैंड की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे ग्रापियस। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, ग्रापियस जो पर्वत श्रेणी है जो स्कॉटलैंड के साथ ही पूरा जो यूरोप द्वीप समूह है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जो ब्रिटिश द्वीप समूह है पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आल्पस पर्वत श्रेणी। आल्पस जो कि ये हो गया आल्पस, पूरा ये फैला हुआ है, ये 4 देशों में फैला हुआ है आल्पस पर्वत, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। फ्रांस हो गया ये, इटली हो गया ये और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये मुख्यतः 4 देशों में फैला हुआ है और सर्वाधिक जो इसका भाग है वो स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो माउंट ब्लाक, 1 मिनट दिखाता हूँ, ये माउंट ब्लाक है
जो कि 4,808 किलोमीटर ऊंची है, और ये फ्रांस और यहाँ पे फ्रांस और इटली की सीमा पर अवस्थित है। फ्रांस और इटली की सीमा पर अवस्थित है। ये हो गया माउंट ब्लॉक। और इसी के साथ यहाँ ये एक जो है नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। बलित पर्वत श्रेणी यानी कि मोड़दार पर्वत श्रेणी, जहाँ पे जो अवक्षेप होते हैं, अवक्षेप एकत्रित होने के साथ जब उनमें दबाव होता है, बलन से इन पर्वतों का निर्माण होता है, उसे बलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। आल्प्स पर्वत के थोड़ा सा उत्तर में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जुरा पर्वत श्रेणी मिलती है, और जुरा पर्वत श्रेणी जो कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। और इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, और जुरा पर्वत के थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसे रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। यहीं के जो सबसे प्रसिद्ध नदी है यहाँ पे, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदी यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये है राइन नदी। राइन नदी को यहाँ पे रूर प्रदेश यानी कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, यहीं पे से कोयला नदी भी इसीलिए कहते हैं। तो ये हो गया राइन नदी। और ये राइन नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी अपने यहाँ पे नर्मदा राइन नदी की तरह ही भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है। और जो ये पर्वत है जो ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है जब किसी चट्टान में तनाव मूलक बल लगता है, यानी कि विपरीत दिशा में बल लगता है, तो उससे जो चट्टान होती है उसमें भ्रंशन की क्रिया होती है, और भ्रंशन के फलस्वरूप जो उसके दो टुकड़े यानी कि नीचे की ओर खिसक जाते हैं, या एक बीच का जो भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण उसी से होता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कैंटावेरियन पर्वत श्रेणी। कैंटावेरियन पर्वत है ये, जो कि स्पेन में है, और इसी के साथ सेंट्रल कॉर्डिलेरा जो कि स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर है। और यहाँ सेरा मोरियाना और सेरा नवादा यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं, स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर हैं ये। और इसी के साथ यहाँ देख पा रहे होंगे आप, 1 सेकेंड, ये बेटिकन कॉर्डिलेरा से मतलब यहाँ यह होता है कि जब कई पर्वत श्रेणियां छोटी छोटी आपस में मिलकर एक पर्वत का स्वरूप धारण कर लेती है। जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसमें कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं, तो वो हो गया पर्वत श्रेणी, उसको बोलते हैं। यहाँ इसी प्रकार से जब छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां मिलती हैं और एक बड़े आकार में दिखाई देती हैं, तो उसे ही कॉर्डिलेरा हम कहते हैं। तो ये हो गया बेटिकन कॉर्डिलेरा। और इसी प्रायद्वीप को हम लोग कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप से। और ये जो सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार आइबेरियन प्रायद्वीप में है, और ये आइबेरियन प्रायद्वीप को मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से अलग करती है, और जो कि पूरी तरह से स्पेन और ये जो स्पेन के साथ कुछ पुर्तगाल का भाग है यहाँ पे फैली हुई है। और इसी के साथ हम देखेंगे पेरिनीज जो पर्वत श्रेणी है, ये आपकी स्पेन और 1 सेकेंड, ये आपकी स्पेन और इसके बीच फ्रांस के बीच, ये फ्रांस है और ये स्पेन है, स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा साझा करती है। और यहीं पे एक और ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे एक स्थलबद्ध यानी कि स्थलबद्ध देश अंडोरा इसी पेरिनीज पर्वत श्रेणी के समीप अवस्थित है। अंडोरा जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच अवस्थित है, भू अवस्थित देश, यानी कि जिस देश की सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती हो, उसे भू अवस्थित देश कहते हैं, यानी कि स्थलरुद्ध देश कहते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इटली में एपिनाइन पर्वत श्रेणी। ये हो गई इटली में एपिनाइन पर्वत श्रेणी, और यहीं पे विसुवियस ज्वालामुखी, यहीं पे सक्रिय ज्वालामुखी भी है विसुवियस, और एक विसुवियस चोटी भी है इटली में। ये हो गया। और यहाँ पे जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो इटली के विसुवियस द्वीप यानी कि सिसिली द्वीप पर ये सिसिली द्वीप है, और यहीं पे विसुवियस ज्वालामुखी है जो कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माफी चाहूंगा माउंट जो एटना है, ये माउंट एटना आप देख भी पा रहे होंगे, माउंट एटना सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप पर अवस्थित है, और यहाँ पे विसुवियस है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे
एक सेकेंड, इसको थोड़ा, ये डिनेरिक आल्पस, ये है डिनेरिक आल्पस जो कि बाल्कन कंट्री की सीमा पर अवस्थित है। ये डिनेरिक आल्पस हो गया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ देखते हैं हम पिंडास पर्वत, पिंडास पर्वत, और ये हो गया होडोप पर्वत, और ये बाल्कन पर्वत, बाल्कन पर्वत यानी कि बाल्कन एमटीएस यानी कि श्रेणी, माउंट्स यानी कि पर्वत। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तारा, तारा पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, जो हो गया ट्रांस लुवेनियन। कई बार इनके क्रम पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे पूछ लिया कि पश्चिम से उत्तर से, सॉरी, पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए, तो पश्चिम के पूर्व में पूछ लिया, और कभी पूछ लिया उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो इन पर्वत श्रेणियों के क्रम भी हमें याद रखना चाहिए। कैंटेवेरियन पर्वत हो गया, सेंट्रल कॉर्डिलेरा हो गया, सेरा मोरेना हो गया, सेरा नेवादा हो गया, इस तरह से पूछ लिया जाए। कभी पूछ लिया जाता है उत्तर से, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम में कोई ये इनमें से एक दे दिया, और इधर पेनरीज दे दिया, और यहाँ पे जुरा पर्वत दे दिया। 1 सेकेंड, ये हो गया पेनरीज के बाद ये दे दिया आपका आल्पस दे दिया, जुरा दे दिया। इस तरह से कई बार इनके क्रम भी दे दिए जाते हैं, तो पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ तारा के बाद कार्पेथियन और ट्रांस लुवेनियन, और इसी के साथ इधर देखेंगे हम बाल्कन एमटीएस यानी कि बाल्कन पर्वत, और ये हुआ काकेसस माउंटेन यानी कि काकेसस पर्वत श्रेणी। काकेसस पर्वत श्रेणी जैसे कि अभी हमने बताया, बात भी करी थी इससे पहले भी, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो यहाँ पे काकेसस स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे है अर्मीनिया, 1 सेकेंड, यहाँ सबसे पहले जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद इधर अजरबैजान है, और बीच में अर्मीनिया है। तो ये इन तीनों स्टेटों को अलग करती है। और इसी के साथ ये भी एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी है, काकेसस पर्वत श्रेणी, जो कि, और ये काला सागर यहाँ से टच करता है इसी से, और इधर कैस्पियन सागर, यानी कि काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी पूछ लिया जाए तो भी यहाँ पे काकेसस पर्वत श्रेणी को लगा सकते हैं उत्तर, क्योंकि इधर कैस्पियन सागर है और इसके पश्चिम में ब्लैक पर्वत यानी कि काला सागर है। और यूराल पर्वत श्रेणी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप को 2 भागों में बांटती है, यानी कि यूरेशिया में। तो ये इधर का जो भाग हो गया इसका, वो यूरोप में चला जाता है, और इधर का जो भाग है वो पूरा यूरेशिया में चला जाता है, यानी कि एशिया में चला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ जो यूरोप की प्रमुख नदियां हैं उनके विषय में। तो यूरोप की जो सबसे प्रमुख नदी है राइन नदी, राइन नदी जो कि आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो आल्प्स पर्वत से निकलती है और नीदरलैंड के समीप उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो नीदरलैंड आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको नीदरलैंड दिखेगा कुछ इस प्रकार। 1 सेकंड दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे, यहाँ दिखेगा कुछ नीदरलैंड छोटा सा। तो ये नीदरलैंड के समीप जाकर उत्तरी सागर में, यानी कि ये नॉर्थ सी है, इसमें जाकर गिर जाती है और आल्प्स से ये निकलती है। तो ये हो गया राइन नदी के बारे में। और राइन नदी जैसा कि आप सभी जानते हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये रूर क्षेत्र से होकर बहती है। जो वहाँ का कोयला क्षेत्र है जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र है उसे रूर क्षेत्र कहा जाता है, और वहीं से ये निकलती है। इसे कोयला नदी भी कहते हैं। और जो ये हो गया आपका नीदरलैंड के साथ ही इसके जो मुहाने पे सबसे बड़ा यहाँ का बंदरगाह भी अवस्थित है, जिसे रोटरडम बंदरगाह कहते हैं, रोटरडम बंदरगाह। और इसको यूरोपोर्ट यानी कि यूरोप का बंदरगाह नाम से या उपनाम से जाना जाता है। ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक है। जो राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक है। और यहाँ पे जर्मनी का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र भी इसी के किनारे अवस्थित है, एसेन, जो कि इसके राइन नदी के मुहाने पर अवस्थित है। तो ये राइन नदी कुछ इस प्रकार से जाती है और ये यहाँ गिर जाती है। तो ये हो गई राइन नदी के बारे में जानकारी। अब अगला देखते हैं, डेन्यूब नदी जो कि जर्मनी से निकलती है, और जर्मनी से निकलती हुई और ये काला सागर में गिर जाती है। यहाँ से निकलती है, ये कुछ इस बार देख पा रहे होंगे आप, ब्लू लाइन, और ये
इस तरह से कुछ काला सागर में गिर जाती है। डेन्यूब नदी काला सागर में, और ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, यानी कि ब्लैक पर्वत से निकलती है। ये 8 देशों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें जर्मनी हो गया, 1 सेकेंड, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और बुल्गारिया और रोमानिया, यानी कि इन देशों के साथ ये सीमा बनाती हुई आती है। तो ये हो गई डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 8 देशों के साथ सीमा बनाती है। अगली देखते हैं दोस्तों वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो कि बलदाई श्रेणी यहाँ पे अवस्थित है, कुछ बलदाई श्रेणी से निकलती है और ये जाकर ब्लैक सागर में, 1 सेकेंड, ब्लैक सागर में नहीं, ये निकलेगी, ये जाएगी काला सागर में, यहाँ से निकलती है और ये कुछ इसी प्रकार काला सागर में, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर जो कि एक झील है, बलदाई श्रेणी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अगली है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, जो कि इटली में बहती है। ये हो गया इटली, और जो ये भी आल्पस पर्वत से निकलती है और ये कुछ इस प्रकार यहाँ गिर जाती है। ये हो गई इटली की गंगा, यानी कि पो, गिरती है एड्रियाटिक सी, ये है एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी में गिर जाती है ये, इटली के पश्चिमी भाग में। ये हो गया एड्रियाटिक सी। ये इटली में लोम्बर्डी का मैदान का निर्माण करती है। इटली में कुछ मैदान का निर्माण करती है, जिसे लोम्बर्डी का मैदान कहा जाता है। इटली में पूर्वी भाग में, मुख्यतः उत्तरी भाग में इसका निर्माण करती है, और जो कि ये जो क्षेत्र होता है, ये चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो झील है, गर्दा झील, यहीं स्थित है इटली में। इटली की सबसे बड़ी झील है यहाँ पे गर्दा, इटली की गंगा नाम से इसे जाना जाता है। तो इतनी हो गई पो के बारे में जानकारी। अगला देखते हैं दोस्तों, इटली में ही दूसरी नदी है टाइबर नदी। 1 सेकेंड, टाइबर नदी कुछ निकलती है एपीनाइन पर्वत श्रेणी, यानी कि ये इटली में एपीनाइन पर्वत श्रेणी है, यहाँ से निकलती है और ये जाकर ट्रिहीनियस सागर, ये ट्रिहीनियस सागर है, तो इसमें इसका ये गिर जाती है। ये हो गई आपकी टाइबर नदी। यहीं पे सबसे ज्यादा, 1 सेकेंड, सॉरी, इटली की जो राजधानी है रोम, ये टाइबर नदी के मुहाने पर ही स्थित है। यहाँ पे जीवित नगरों में से एक है, जो कि प्राचीन जीवित, यानी कि जो रोम है, प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे रोम इसके मुहाने पर स्थित है। यहाँ देखेंगे टागुस नदी। टागुस नदी जो कि स्पेन से निकलती है। स्पेन में सियरा मोरेना, जैसा आपने देखा था पिछली स्लाइड में, यहाँ सियरा मोरेना है और यहाँ से निकलती है ये, और जाकर ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है कुछ इस प्रकार। पुर्तगाल के साथ, पुर्तगाल में भी कुछ हिस्से में बहती है ये, और ये आइबेरियन प्रायद्वीप में बहने वाली, ये आइबेरियन प्रायद्वीप पूरा बोला जाता है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप में बहने वाली नदी है। और इसकी राजधानी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी यहाँ लिस्बन और यहाँ मैड्रिड, ये दोनों ही इसके सीमा पर अवस्थित हैं। मतलब दोनों ही इस नदी के मुहाने, यानी कि इन दोनों से ही ये नदी होकर गुजरती है। कौन सी नदी? टागुस नदी। टागुस नदी के तट पर कौन कौन से राजधानियां अवस्थित हैं? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसके तट पर अवस्थित है। और फ्रांस में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो लोयस नदी है। लोयस यहाँ से बहती है, ये इस प्रकार कुछ, ये हो गई फ्रांस की सबसे बड़ी नदी लोयस। और अगली एक और फ्रांस में जो कि सीन नदी है, ये है सीन नदी, और जाकर ये उत्तरी सागर में ये गिर जाती हैं दोनों की दोनों। और जो सीन नदी है, सीन नदी इसकी राजधानी भी सीन नदी के तट पर अवस्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये हो गई सीन नदी और लोयस। यहाँ है थेम्स नदी लंदन में। तो ये थेम्स नदी जो कि यूरोप महाद्वीप, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है, इसमें बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। और इसी के तट पर लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है वो अवस्थित है। यहाँ लंदन है कुछ इस प्रकार, और ये उत्तरी सागर में गिरती है। इसके अलावा यूरोप में जो अन्य कुछ नदियां हैं बहने वाली, उनके विषय में बात करें तो जैसे मास्कोवा नदी है जो कि रूस
में बहती है और इसकी राजधानी मास्को इसी के तट पर अवस्थित है। और जो बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी, वो डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। और बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, वो डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना, वो भी डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। और मैड्रिड जैसा कि आपने अभी देखा स्पेन के तट पर अवस्थित है स्पेन, सॉरी, मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है। और मेजेंसे नदी के तट मेजेन सेस नदी के तट पर अवस्थित है मैड्रिड। इसी के साथ जो कीव नदी है वो, सॉरी, कीव यूक्रेन की राजधानी है, वो नीपर नदी के तट पर है। और ब्रिटल जो कि इंग्लैंड में है, और ये एवन नदी के तट पर है। तो इस तरह से जो यूरोप की प्रमुख नदियां और इसकी पर्वत श्रेणियां जो हमने आज देखी, आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और समझने में भी आसानी हुई होगी। मैप पे आप देख सकते हैं, मैप में ढूंढने में भी आसानी होगी। तो नदियों कौन सी नदियां किस के तट पर अवस्थित है, यानी किस नदी के तट पर कौन सी राजधानी अवस्थित है, या इनके क्रम पूछ ले जाते हैं, कभी पर्वत श्रेणियों के क्रम पूछ ले जाते हैं। तो इस तरह से मेरा छोटा सा एक प्रयास था। और वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।